अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। कोरोना के साए में वफाकी हुकूमत का बजट पेश, माशी नाकामियों का कोरोना पर इल्जाम। बजट में आम आदमी को क्या फायदा हासिल हुआ, टैक्स लगाए बगैर हुकूमती अखराजात कैसे चलेंगे, बजट में कोरोना के असरात से निपटने के लिए तजावीज क्यों नहीं रखी गई, और फिर हुकूमत कहां फ्रंट फुट पर खेली, कहां आवाम को बाउंसर्स का सामना करना पड़ा, कहां सरकार को बैक फुट पर खेलना पड़ा। ये तमाम तर मामलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। मनफी ग्रोथ रेट और बजट 2020 ज़राअत के लिए पैकेज है और नहीं सनत के लिए रिलीफ। ग्रोथ रेट मनफी से मस्बत कैसे होगा, हुकूमत आम आदमी, किसानों और सनतकारों की उम्मीद पर पूरा क्यों नहीं उतर सकी, ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। अवाम दोस्त बजट लेकिन 10 मिलियन अफराद को बेरोजगार होने का खदशा, मीरे रियासत इधर कब नजर उठाएंगे। मीरे रियासत के दर पर दस्तक भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। वफाकी काबीना की मंजूरी और वजीर आजम के दस्तखत के बाद वफाकी बजट 2020 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। वफाकी वजीर बराए सनत व पैदावार हमाद अजहर ने आज बजट मुसवदा कौमी असम्बली में पेश किया। वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन प्लेकार्ड्स उठाकर और डेस्क बजाकर नारेबाजी जरूर करती रही, मगर कोरोना क्राइसिस के बायस अपोजिशन के एहतजाजी नारों में वो पहले जैसी हिद्दत दिखाई नहीं दी। वफाकी वजीर तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट महवे गुफ्तगू रहे, जिसमें उन्होंने 42 सफ़ात पर मुश्तमिल तकरीर पढ़कर सुनाई। वफाकी वजीर ने बजट को अवाम दोस्त करार दिया। बजट तकरीर के दौरान अवाम का लफ्ज सिर्फ 9 बार इस्तेमाल हुआ। वफाकी वजीर की बजट तकरीर के दौरान अवाम का लफ्ज 9 बार इस्तेमाल हुआ। इसी तरह गरीब का लफ्ज 6 मरतबा, मजदूर 2 बार, किसान 3 बार और बेरोजगार का लफ्ज सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया गया। बजट में तरक्की के दावे किए गए, लेकिन अपनी सनत का लफ्ज 3 बार इस्तेमाल हुआ। वफाकी वजीर ने अपनी तकरीर के दौरान कोरोना का तस्करा 2 दर्जन से ज्यादा बार किया, जबकि तकरीर में कारोबार को सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया गया। अब ये वो अल्फाज है जो वफाकी वजीर ने अपनी तकरीर के दौरान इस्तेमाल किए, मगर सवाल यह है कि वफाकी हुकूमत के इस बजट में एक आम किसान के लिए क्या था, एक मजदूर को क्या मिला, तनख्वाहदार तबके को क्या हासिल हुआ, और फिर गरीब आदमी के लिए क्या था। ये सब हम आपको सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे, मगर इससे पहले इस बजट से जुड़ी चंद मोटी मोटी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बजट 2020-21 का तखमीना 71 खरब 37 अरब रुपए रखा गया है। आइंदा माली साल के लिए वफाक की मजमूई आमदनी का तखमीना 3700 अरब रुपए लगाया गया और कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7137 अरब रुपए लगाया गया है। यानी एक वाज़ेह डिफरेंस दिखाई दे रहा है आमदनी और अखराजात के माबैन। इस हिसाब से आइंदा माली साल के बजट में 3437 अरब रुपए का खसारा है, जो कि मजमूई मुल्की पैदावार यानी GDP का तकरीबन 7% बनता है। यानी ये बजट मजमूई तौर पर खसारे का बजट है, जिसका मतलब ये है कि आमदन कम है जबकि अखराजात ज्यादा होंगे। इस गैप को कम करने के लिए हुकूमत क्या इकदाम करेगी, इसके लिए यह समझना जरूरी है कि हुकूमत के पास आमदन के जराए क्या हैं। हुकूमत के पास 2 तरह के जराए मौजूद होते हैं जिसके जरिए से वो आमदनी बढ़ा सकती है। आमदनी का पहला जरिया टैक्स आमदन है, टैक्स इनकम है, जबकि दूसरा जरिया नॉन टैक्स इनकम है, यानी नॉन टैक्स आमदन है। हुकूमती आमदनी का तखमीना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR की जानिब से महसूलात की सूरत में 4963 अरब रुपए का तखमीना रखा गया है। हुकूमत कह रही है कि यह बजट नॉन टैक्स बजट है, यानी इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, ये टैक्स फ्री बजट है। अगर नया टैक्स कोई नहीं है तो फिर सवाल तो बनता है, सवाल यह है कि नॉन टैक्स आमदन की मद में हुकूमत कैसे पैसा बनाएगी। बजट में इसके लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, किस स्ट्रैटेजी के तहत इनकम जनरेट की जाएगी, हालात आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। हुकूमत ने नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 1610 अरब रुपए रखा है, लेकिन ये 1610 अरब रुपए कहां से आएंगे। हमाद अजहर के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों के दौरान पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा नहीं हुआ। यही वजह थी कि मुल्क का मालियाती खसारा 2300 अरब रुपए तक पहुंच चुका था और मुल्क दिवालिया होने के करीब था। हमाद अजहर ने कहा है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था। वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से घटकर 10 अरब डॉलर से कम रह गए थे, जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के करीब आ गया था। मुल्क दिवालिया होने के करीब था। वफाकी वजीर हमाद अजहर ये तमाम तर जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल रहे हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर तो मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार साबिका हुकूमतों को करार दे रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने दावा किया था कि कोरोना वबा से कबल ही पाकिस्तानी मईशत दिवालिया होने के करीब थी। सो लकीली कोई IMF वर्ल्ड बैंक ने बेहतरी का सबूत दिया, वरना तो हम ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गए थे जी। ऑलमोस्ट इमरान साहब हमारा काम फाइनेंशियल खत्म हो गया था
और ग्रोथ तो मनफी होनी थी, लेकिन किस्त के लिए तो छुट्टी हो गई थी। सो एक वक्फा मिल गया है इमरान खान के साथ। अल्लाह भी मदद करता है कि गोश्त ने अपील भी की थी कि बेहतर पैसों की तकमील जो है वो बेहतर मसले में आ गई, वरना तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था। कोई कमी नहीं है अब डिफॉल्ट होने में। ये तो वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक कुशन दे दिया है पेमेंट देर से करने का, वरना हमारे पास तो पेमेंटों के पैसे नहीं थे। वफाकी वजीर शेख रशीद तो बरमला एतराफ कर रहे हैं कि कोरोना असल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नहीं तो मुल्क तो दिवालिया हो चुका था। दोनों वज़रा तस्लीम करते हैं कि मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर थी। अब इस वक्त हुकूमत की नज़र में साबिका हुकूमतों की पॉलिसीज और कोरोना वायरस के बायस आमदन के ज़राए कम हुए हैं। गुज़श्ता माली साल के दौरान टैक्स हदफ 5,500 अरब रुपए था, मगर हुकूमत अपना हदफ पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकी। यानी जो टैक्स के हवाले से टारगेट सेट किया गया था, उस हदफ के हुसूल में नाकाम दिखाई दिया है। अब यह सवाल पैदा होता है कि क्या हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने में कामयाब होगी या माजी के खसारों में नया इजाफा ही किया जाएगा? क्या टैक्स के बगैर या नॉन टैक्स आमदन के जरिए मुल्क की मईशत चलाई जा सकती है? सबसे पहले हम आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू को आसान अल्फाज में समझाते हैं, क्योंकि इस वक्त इनकम का सोर्स नॉन टैक्स रेवेन्यू होने जा रहा है। हुकूमत रियल एस्टेट, रॉयल्टी या फिर अपने इदारों के जरिए जो आमदन हासिल करती है, अपने ही कुछ इदारों को जो लोन्स दिए होते हैं उस पर इंटरेस्ट के जरिए से इनकम लेती है, वो आमदन नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। अब यह सवाल पैदा होता है कि इन जराए से हुकूमत आमदन कैसे हासिल करेगी? बजट दस्तावेज में दावा तो किया गया है कि टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने कई शोबों में टैक्स की शरह में इजाफा भी कर दिया है। अब नए माली साल के बजट में कौमी शनाख्ती कार्ड जमा कराने से मुतालिक शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। दरामदी सिगरेट की टैक्स की शरह 65% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, 100% की गई है। हमाद अजहर ने यह भी बताया है कि कैफीन वाले मशरूबात पर शरह टैक्स 13 से बढ़ा 25% कर दी गई है और डबल केबन गाड़ियों पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। मईशत की बहाली के लिए हमने तामीराती शोबे और मुलाजमतों के मौके पैदा करने के लिए कंसेशनरी टैक्सेशन रजीम मुतारिफ कराकर तारीखी मिरात भी दी हैं, जिनकी तफसील ये है। फ़िक्स टैक्स रजीम को वज़ा किया। बिल्डर्स और डेवलपर्स सवाए स्टील और सीमेंट के ख़रीदारों के विद होल्डिंग टैक्स में छूट दी है, ताकि आवाम को सस्ते घर मुयस्सर हो सकें। आमदनी का ज़रिया नहीं पूछा जाएगा। ख़ानदान के लिए एक घर पर कैपिटल गेंस टैक्स की छूट होएगी। सस्ती रिहाइशों की तामीर पर 90% टैक्स वेव कर दिया गया है। तामीरात को सनत का दर्जा दे दिया गया है। अब इस बजट इजलास के दौरान वफाकी वजीर ने अवामी नकात पर बात करने की बजाय ज्यादा वक्त हुकूमत की कामयाबियां गिनवाने में सर्फ किया। उन्होंने दावा किया कि माजी की हुकूमतों के बरक्स तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बेहतर माशी पॉलिसी रही है। वो किस तरह हुकूमती तारीफों में मगन दिखाई दिए, उसकी एक झलक भी देख लीजिए। हमने माली साल 2019-20 का आगाज़ पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा अहदाफ को हासिल करने के लिए किया। इस माली साल के पहले 9 माह में जारी खातों में करंट अकाउंट डेफिसिट को 73% कम किया गया, जो 10 अरब डॉलर से घटकर 3 अरब डॉलर पर रह गया। तजारती खसारे में 31% कमी की गई, जो 21 अरब डॉलर से कम होकर 15 अरब डॉलर रह गया। इस माली साल के पहले 9 माह में बजट का खसारा 5% से कम होकर 3.8% रह गया। गुज़श्ता 10 सालों में पहली बार प्राइमरी सरप्लस मुस्बित होकर GDP के 0.4% तक रहा। इस माली साल के पहले 9 माह में FBR के रेवेन्यू में 17% का इजाफा हुआ और हम 4800 अरब का बड़ा हदफ हासिल करने की पोजीशन में थे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% का इजाफा हुआ और हम इस माली साल में 1160 अरब के हदफ के मुकाबले में इंशाल्लाह 1600 अरब का रेवेन्यू हासिल करेंगे। हुकूमत ने 6 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे की अदायगी की। इस अदायगी के बाद भी ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम सतह पर रहे। अब वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर गुज़श्ता साल के दावों का तज़किरा तो कर रहे हैं, गुज़श्ता साल के दावों का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन उन्होंने इस साल बजट तैयारी में किस किस शोबे को अहमियत दी है, बजट के अहम नुकात का जायजा लें तो वफाकी बजट में दिफाई बजट के लिए 1290 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह NFC अवार्ड के तहत सूबों के लिए 2874 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि सूबों को ग्रांट की मद में 85 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने रवा साल को भी सब्सिडीज का साल बनाने का आज़म कर रखा है और इस मद में 210 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी हुकूमत ने दीगर ग्रांट्स की मद में 890 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी है। आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 650 अरब रुपए, जबकि नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए मख्तस किए हैं, जबकि
सिविल अखराजात की मद में 476 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। अब ये तो थे बजट 2020-21 के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से मख्तस फंड्स के आदाद-ओ-शुमार, लेकिन अपोजिशन जमातों ने इस बजट को यकसर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन की इस पर क्या राय है, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। नाकाम तरीन बजट जो पहले दिन से जो है, दिस बजट इज स्पेलिंग डूम फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। इस हुकूमत की पिछले साल की बजटरी कारकर्दगी को देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई तवक्को नहीं थी कि हुकूमत इस साल कोई रिलीफ का बजट देगी। ऐसा बजट है जिसको हम मुस्तरद करते हैं। मुशर्रिफ खजाना है, उन्होंने उनकी जो अपनी तासुर उसके ऊपर आया है, तो उन्होंने खुद ही घुटने टेक दिए हैं और -0.04 के ऊपर ये GDP ले आए हैं। एक साल में 3 बजट पेश करते रहे, नए टैक्सेस लगाते रहे और अपने ही हदफ को ये पूरा नहीं कर सके। एक नाकाम बजट है। IMF के कहने पर, इशारों पर, डिक्टेशन पर बनाया गया है। इस हुकूमत ने मदीना की इस्लामी रियासत का ऐलान किया था, लेकिन इस बजट में भी सूद के खात्मे का कोई प्लान नहीं दिया गया। गो कि ये बजट भी अल्फाज का गोरख धंधा था और आप दिन भर इस बजट को लेकर भारी भरकम गुफ्तगू और पेचीदा इस्तिलाहात, पेचीदा टर्मिनोलॉजी सुनते रहे होंगे। हम इस तमाम तर मामले को आपके सामने सादा करके रखने की कोशिश करते हैं। ये बजट 2020 है और वफाकी वजीर हमाद अजहर की तकरीर का दौरानिया भी शायद उतना ही था जितना T20 मैच की एक इनिंग्स का होता है। तो हम भी इसकी तफसीलात आपको टेस्ट मैच या वनडे मैच नहीं बल्कि T20 मैच बनाकर पेश करते हैं और आपको बताते हैं कि बजट कहाँ इस बजट में हुकूमत ने आवाम को बाउंसर्स मारे हैं, कहाँ पे हुकूमत क्लीन बोल्ड हुई है, किस जगह फ्रंट फुट पर हुकूमत खेलती हुई दिखाई दी है और फिर कहाँ हुकूमत बैक फुट पर चली गई है। अपोजिशन जमातों ने इस बजट को मुस्तरद तो किया है, लेकिन हुकूमती इकदाम क्या हैं जरा वो T20 फॉर्मेट में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आवाम को मिलने वाले बाउंसर्स का जिक्र करते हैं। हुकूमत का पहला बाउंसर आम आदमी मुलाजमत पेशा अफराद की जानिब था। महंगाई की बढ़ती हुई शरह के मुकाबले में तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, ना ही पेंशनर्स के लिए कोई अच्छी खबर सुनाई गई। माली साल 2020-21 के दौरान ज़राअत के शोबे के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए रखे गए हैं। ये वो वाहिद शोबा था जिसने गुज़श्ता साल तरक्की की थी, लेकिन इस शोबे को भी हुकूमत ने अपनी तरजीहात में शामिल नहीं किया है। किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली, कोई बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं रखी गई। यही नहीं बल्कि ज़रई अद्वियात, ज़रई आलात, बीज भी दरामद करने पर उस पर रियायत नहीं दी गई है। बजट 2020 में अनफिट GDP को फिटनेस के लिए भी कोई खातिर खा इकदाम दिखाई नहीं दिए। नेगेटिव GDP है, इसको कैसे इंप्रूव करना है कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। 68 सालों में पहली बार मुल्क में शरह नमू -0.38 है। एक और बाउंसर बरामदी शोबे के लिए था। 1 घंटे से ज्यादा तकरीर में कहीं भी बरामदी शोबे के लिए पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। लग्जरी अशिया, दरामदी कपड़ों और फूड सप्लीमेंट्स पर टैक्स खत्म करके अमीर आदमी को सिक्सर का मौका जरूर दिया है, जबकि गरीब आदमी को खूब बाउंसर्स मारे गए। हुकूमत ने एक और बाउंसर सूबों की जानिब भी फेंका। अगले माली साल के बजट में टैक्स आमदनी का तखमीना मौजूदा बजट से 10.5% कम लगाया गया है। नॉन टैक्स आमदनी बढ़ा दी गई है, जिसके बायस नए NFC अवार्ड के बगैर ही सूबों का हिस्सा तकरीबन 12% कम हो गया है। अब अगर बात की जाए तो हुकूमत की फ्रंट फुट पर बैटिंग कैसी रही है, हुकूमत फ्रंट फुट पर कैसे खेलती रही, तो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखते हुए बरामदी सगार और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 65% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। एनर्जी ड्रिंक्स पर एक्साइज ड्यूटी 13% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है। दरामदी सिगरेट और बीड़ी और सगार में FED में इजाफा किया गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। डबल केबन पिकअप पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद हुई है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने दावा किया है कि वो स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन वो इस मामले पर भी बैकफुट पर चले गए। अभी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बैकफुट पर रही है हुकूमत। नए बजट में खसारा पूरा करने के लिए बैंकों से रवा माली साल के मुकाबले 162% ज्यादा कर्ज लेने का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह तरक्याती बजट में इजाफे के दावों से बैकफुट पर जाते हुए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट पहले से 6% कम कर दिया है और 650 अरब रुपए किया गया है। ताजरों को पहले 50,000 पर शनाख्ती कार्ड की शर्त रखी गई थी, लेकिन अब बैकफुट पर जाते हुए 1 लाख की खरीदारी पर यह शर्त रख दी गई है। अब ये तो था हुकूमत का T20 बजट, लेकिन अब भी हमारा सवाल वही है कि इस साल क्या गरीब को भी सिक्सर लगाने का मौका मिल सकेगा? क्या आम आदमी भी फ्रंट फुट पर खेल पाएगा? क्या गरीब आदमी बेबसी और लाचारी के पवेलियन से बाहर निकलकर जिंदगी के मैदान में आगे बढ़ पाएगा?
ये तमाम तर सवालात अपनी जगह पर मौजूद है। इन सवालात का जवाब यकीनन इस बजट से मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो इस बजट में दिखाई देता है, ना ही हुकूमत कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर देने में कामयाब दिखाई दे रही है। बरकैफ यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान में शरह नमू में कमी कैसे हुई है, क्या ये बजट शरह नमू में इजाफे का बाइस बन पाएगा, और फिर जो इक्तिसादी अमूर के माहिरीन हैं उनसे भी उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। माली साल 2020-21 का बजट पेश किया गया है। इस बजट में वफाकी हुकूमत की जानिब से ग्रोथ रेट बढ़ाने के हवाले से इकदाम के दावे किए गए। कबल गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने कहा कि कोरोना की वबा से कबल मुआशी तरक्की की शरह 3% से बढ़ने की उम्मीद थी। ताहम माली साल 2019-20 में GDP की शरह नमू मनफी 0.4% रही। उनका यह भी कहना था कि रवा माली साल में ज़राई शोबे में तरक्की की शरह 2.67% रही, जबकि सनती शोबा मुतासर हुआ और इसमें तरक्की की शरह मनफी 2.64 रही, जबकि खिदमात के शोबे में यह शरह मनफी 3.4% है। अब यह सवाल पैदा होता है कि GDP है क्या और इसका तयन और जायजा कैसे लिया जाता है। किसी मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार या GDP का हिसाब मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और ज़राअत के शोबों की मजमूई पैदावार पर किया जाता है। इन तमाम शोबों की पैदावार को इकट्ठा करके इनकी औसत निकाली जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर GDP बढ़ या घट रही है तो तमाम शोबों में इजाफा या कमी नहीं हो रही, बल्कि कुछ शोबे बहुत ज़्यादा इजाफा दिखा रहे होते हैं और कुछ शोबों में कमी देखने में आ रही होती है। माहिरीन के मुताबिक GDP के तयन के लिए लाजमी नहीं है कि हर साल हर शोबे के आदाद शुमार दस्तियाब हों। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में लाइफ स्टॉक के आदाद शुमार हर 10 साल बाद इकट्ठे किए जाते हैं। ताहम हर साल GDP के तयन के लिए लाइफ स्टॉक के आदाद शुमार अंदाजों की बिना पर GDP का हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह खिदमात के शोबे यानी सर्विसेज के शोबे में, ये बैंकिंग के ज़ेली शोबे में इजाफा इस कदर देखने में आता है कि वो दूसरे शोबों में होने वाले मामूली इजाफे या कमी के बावजूद खिदमात के शोबे में नुमाया इजाफा दिखाता रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की GDP इस साल मनफी कैसे हुई है। क्या इससे कबल भी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट मनफी रहा है? माहिरीन मईशत के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से जब मुल्क की माशी सरगर्मियां रुक गईं तो इसका बराह रास्त असर इन तीनों शोबों में काम करने वाले अफराद और इदारों पर हुआ, जिसका नतीजा मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार के मनफी होने की सूरत में बरामद हुआ। पाकिस्तान की नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक मौजूदा माली साल में मजमूई कौमी पैदावार की शरह मनफी 0.38% रहेगी। 70 साल में यह पहला मौका है जब मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार मनफी रहेगी। आखिरी बार क़याम पाकिस्तान के चंद सालों बाद माली साल 1951-52 में मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार की शरह मनफी 1% रही थी। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि मुल्क की GDP मनफी में क्यों गई है। इसका जवाब भी माहिरीन मईशत के मुताबिक बिल्कुल सादा सा है। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल और इससे GDP के मनफी होने की वजह से बरामदी शोबे और खिदमात के शोबों की बंदिश है, जो मुल्क की GDP में इजाफे या फिर कमी में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। इस दौरान सिर्फ ज़राअत के शोबे में तरक्की हुई है, जबकि सनत और खिदमात के शोबे में पाकिस्तान खसारे में रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ बल्कि वेनेजुएला, यमन भी माशी एतबार से कमज़ोर हुए हैं। अगर इन ममालिक का जायज़ा लिया जाए तो वेनेजुएला में ग्रोथ रेट मनफी 1.5 रही है, यमन में मनफी 3, सूडान में औसत पैदावार मनफी 3, यूनान में मनफी 10, लीबिया में मनफी 5.8, इटली में मनफी 9, ईरान में मनफी 5.9 और स्पेन में मनफी 8, जबकि जापान में मनफी 5 रही है। सूडान, लीबिया, वेनेजुएला और यमन के अलावा दीगर तमाम ममालिक लॉकडाउन के बायस माशी तौर पर खतरात से दोचार हुए हैं। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की पैदावार में इजाफे की बात कर रही है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि खिदमात, ज़राअत और सनतों के लिए मुनासिब पैकेज ना देने के बावजूद यह हदफ कैसे हासिल होगा। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन FPCCI मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपके वक्त के लिए। इस वक्त जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका और वहां पर जो ग्रोथ रेट है वो -2.64% है, जो बहुत ही कम है। अभी इस बजट को देखकर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ ऐसा है कि इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म कर सके और ये ग्रोथ जो है उसको रिवाइव कर सके और नेगेटिव से पॉजिटिव में आ सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी ग्रोथ इस साल आई है वो पहले से ही एक्सपेक्टेड थी कि जो इकोनॉमी की पॉलिसी चली थी और स्टेट बैंक की, तो उसकी वजह से उन्होंने जो रेगुलेटरी ड्यूटीज इम्पोज की थी, ओवरऑल डिमांड कम कर मार्कअप का रेट 3.25 रखा हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी
उस वक्त जो फोरकास्ट वो थी 1.5% और गवर्नमेंट की 3%। लेकिन अब जो पोस्ट आ रही है गवर्नमेंट की पॉइंट के हमारी जो उनका ख्याल है कि ये माइनस होगी। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट ने इस जो टारगेट्स रखे थे इकोनॉमी रिलेटेड चाहे के हों या बजट के सारे जो है वो टारगेट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, तमाम जो उनके थे टारगेट्स। अब जो आने वाले जो बजट की बात कर रहे हैं तो बजट के हवाले से हमारे मोहतात तरीके से मैं बात करूँ तो मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई। लोगों से बात हुई बिजनेस कम्युनिटी के लोग, अभी तक मैं ये समझ नहीं आता 75 बिलियन जो उन्होंने रखा है रेवेन्यू का वो कैसे पूरा होगा। 5% यानी 1000 रुपये ज्यादा रखे हैं इन्होंने। 5550 अरब ने कहा था ये पॉसिबल नहीं हो। बिल्कुल ज़ाहिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट बहुत बड़ा है, गैप बहुत ज्यादा है इनकम और आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके दरमियान। उस गैप को कवर करने के लिए ऑब्वियसली जब आप ये कह रहे हैं कि टैक्स फ्री बजट है तो यकीनन आपको नॉन टैक्स इनकम के जरिए से रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके क्या सोर्सेज होंगे? अब इंडस्ट्रियल सेक्टर इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री चलेगी, मईशत का पहिया चलेगा। इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेगेटिव ग्रोथ रेट के अंदर, और उसके साथ ही ले ऑफ्स भी कम होंगे, कम लोग बेरोजगार होंगे। तो मैं इस पर्सपेक्टिव के अंदर आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से कोई नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिलेगी और यहां से जो मुलाजमीन है उनके ले ऑफ्स कम होंगे या इस सेक्टर में कोई बेहतरी होगी? मैं आपका सवाल बिल्कुल समझ लूँ। इस बजट में इन्होंने 600 टैक्स रेवेन्यू का प्राइवेटाइजेशन वगैरह से, पिछले बजट में 100 इन्होंने रखे थे प्राइवेटाइजेशन और अब ये 600 अरब 50 अरब में $1 कहां से आएगा? आई डोंट थिंक कि ये इसी तरीके से टारगेट मेरा नहीं, ये इनका टारगेट हुआ होगा। और इन्होंने जो रखी इसमें जो हैरानी की बात है इकोनॉमी आगे बेहतर नहीं, आगे मजीद उसमें होने जा रही है क्योंकि चल रही है और आगे हमारी जो हमारी दूसरी इंडस्ट्री ये अपना मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट, इतने बड़े बड़े शोबे भी हमारे बंद हैं। और कोरोना के दौरान ये कैसे चलेंगे, कोरोना के बाद कैसे चलेंगे और पूरी दुनिया। अच्छा जाहिद हुसैन साहब, इस वक्त यकीनन रिवाइवल का बजट तो नहीं हो सकता है क्योंकि कोरोना क्राइसिस चल रहा है। कोरोना के साए में वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया है, किसी सूरत रिवाइवल बजट तो नहीं है। क्या सर्वाइवल बजट है? हम इससे अपनी मईशत बचा पाएंगे? जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम ये रेवेन्यू बजट नहीं था, हमें रिवाइवल बजट चाहिए। रिवाइवल जो है वो आपका गेम है। रिवाइवल बजट नहीं बनाया, रिवाइवल कैसे मुमकिन की? मैं समझता हूँ रिवाइवल ही एक ऐसी चीज, ग्रोथ तो शायद हम नहीं करते, सस्टेनेबिलिटी यही एक ऐसी चीज है जो तुरंत और वो इस तरह मुमकिन थी। तो अपनी गवर्नेंस बेहतर, वीट है, वीट की कीमत बढ़ गई नहीं, लेकिन जाहिर साहब अब ये सब कुछ नहीं हो सका तो आ रहा है कि हुकूमत को फिर कोई सप्लीमेंट्री बजट्स लेके आने पड़ेंगे। इस बार तो हुकूमत ये कह रही है कि गुज़श्ता माली साल में एक ही बजट के साथ हमने सस्टेन किया है, कोई सप्लीमेंट्री बजट्स नहीं पेश किए। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कोई ज़िमनी बजट पेश करने पड़ेंगे हुकूमत को? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये बजट ही पूरा नहीं होगा तो सप्लीमेंट्री बजट कहाँ से आएगा। असल मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि ना सप्लीमेंट्री बजट से ना रेवेन्यू से किसी चीज से आप इस कौम में अब मजीद मिल्किंग की गुंजाइश नहीं है। आप मिल्किंग नहीं, देखिए आप तो ये कह रहे हैं ना कि रेवेन्यू बजट लाएंगे, मजीद लाएंगे, तो मिल्किंग होगी ना, मिल्किंग कहाँ से होगी? बात यह है कि हम जो चीजें गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं लगाती फिर भी चीजें महंगी हो जाती हैं, तो ना गवर्नमेंट की इनकम होती है, गरीब आदमी की जेब से पैसे निकल जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके ये जो तकरीबन 600-700 अरब रुपया ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये साइफन करती है। ये आपका पैसे चूस रही है, स्टील मिल आपके पैसे चूस रही है, रेलवे, वापडा, ये सब इदारे जो हैं ये आपके 600-700-800 अरब रुपया साल का ये पैसे चूसते हैं। ये वो पैसे हैं कि जो आपके यहाँ इनकम तो होती है और रेवेन्यू भी मैं और आप दे रहे होते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू जो है वो आगे ड्रेन हो जाता है, उसको बचाने की जरूरत है।
दूसरी तरफ जो मैंने अभी सर्वाइवल की आपसे बात की थी, तो सर्वाइवल में हमारी ट्रेड को और हमारी इंडस्ट्री जो ऑलरेडी इस वक्त बची हुई है उसको बचाने की जरूरत है ना। आप देखें कि हमारी जो इंडस्ट्री है 70% तो हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर पर टेल हो गए, बाकी 30% में हमने उनकी ऐसी आर्म ट्विस्टिंग की है कि वो भी ना कर पाए। तो उसमें बात यह है कि हमें इंडस्ट्री को इस वक्त ये कहना चाहिए था कि आप 1-2 साल के लिए आपके ऑडिट नहीं होंगे, आपकी जीरो रेटिंग बहाल करनी चाहिए थी। जो 5 हमारे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हैं, CNIC की शर्त जो है 50,000 थी, उसको इन्होंने 1 लाख रुपए वाइट कर दिया, उसको बिल्कुल ही डन अवे करना चाहिए था। इलेक्ट्रिसिटी और गैस की हमारे पास स्पेस मौजूद है और उसको हमें 50% रिड्यूस करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस मौजूद है, उसमें कीमतें कम करनी चाहिए थी। तो वो कम करते तो ऑलरेडी इंडस्ट्री को जंप स्टार्ट मिलता। इसी तरीके से SME सेक्टर पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसके लिए कोई स्कीम आनी चाहिए थी, और स्कीमें जो ऑलरेडी मौजूद हैं उन स्कीमों में वो एडवांटेज या बेनिफिट को नहीं ले पाते, उनको डिस्बर्समेंट बैंकों से नहीं होते, उसको हमें ठीक करने की जरूरत थी। तो मैं ये पोर्ट के डैमरेज वगैरह के इश्यूज हैं, इस वक्त 20,000 कंटेनर पोर्ट के ऊपर रिटेन पड़े हुए हैं, उसके लिए हमें कुछ चाहिए था। अच्छा, अफगान ट्रांजिट ट्रेड वो ईरान जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर रहा है, उसको हमें सही करने की जरूरत है। आपका पूरे का पूरा सूबा बलूचिस्तान जो है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अफगान बायलैटरल ट्रेड, उसको भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपका। मियां जाहिद हुसैन, चेयरमैन FPCCI हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत हौसला अफजा इकदाम करार नहीं दे रहे हैं। अगर इंडस्ट्री के लिए हौसला अफजा इकदाम नहीं है तो ग्रोथ नेगेटिव से पॉजिटिव होने में यकीनन चैलेंजेस होंगे, और साथ ही साथ जो ले ऑफ्स हैं, कितने लोग बेरोजगार होने का अंदेशा है, इस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मीरे रियासत आज आपके दर पर दस्तक देंगे, एक ऐसे तबके की जो आज भी आपकी जानिब देख रहा है, जैसे आपसे कई उम्मीदें हैं, लेकिन मीरे रियासत आप ही की रियासत में इस तबके की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। मीरे रियासत आज तक आदाद शुमार बता रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम में से 5 करोड़ खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मीरे रियासत गुज़श्ता रोज इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट आवाम के सामने रखी गई, जिसमें कोरोना वायरस को गरीब आदमी के लिए इंतहाई खतरनाक करार दिया गया। मीरे रियासत इस सर्वे में कोरोना के बाइस 10 मिलियन लोगों के खते गुर्बत से नीचे जाने के खदशात का इजहार किया गया है, यानी मजीद 10 मिलियन लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। मेरे रियासत इस वक्त मुल्की आबादी का 24.3% हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, मगर अब यह तादाद कुल आबादी का 29% हो जाएगी, 29%, यानी मेरे रियासत मुल्क के 6 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। मेरे रियासत ये तो है आम आदमी का दुख, जो 2 वक्त की रोटी मिल जाने को बादशाहत समझता था, मगर इस 6 करोड़ आवाम को 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होगी। मेरे रियासत इसी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में एक और खदशे का इजहार किया गया। मेरे रियासत कोरोना के बायस मजीद 14 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। मेरे रियासत कोरोना से कबल लाखों नौजवान बेरोजगार हुए, पूरी दुनिया से पाकिस्तानी हुनरमंद बेरोजगार होकर पाकिस्तान आए, यानी बेरोजगारों का एक रैला पाकिस्तान की जानिब आया। लेकिन मेरे रियासत आज आपकी हुकूमत ने बजट पेश किया, इसमें 2 वक्त की रोटी को तरसते गरीब आदमी के लिए कोई उम्मीद का पैगाम नहीं था। मेरे रियासत लाखों बेरोजगार नौजवानों को इस बजट में कहीं रोशनी दिखाई नहीं दी। मेरे रियासत आपकी टीम ने दावों के बरक्स बजट तैयार किया, जिसमें इस आम आदमी के मसाइल का ख्याल नहीं रखा गया। इस बजट के बाद भूखे अवाम और बेरोजगार नौजवान नाउमीद हो चुके हैं, उन्हें अपनी चारों अतराफ तारीख दायरे दिखाई दे रहा है। मेरे रियासत, क्या मदीना की रियासत में इन्हें नूर का हालेगा, कोई उम्मीद का चिराग जलेगा? मेरे रियासत, अब करोड़ों पाकिस्तानी एक बार फिर आपके दर पर दस्तक दे रहे हैं, क्या उनकी आवाज़ पर आपकी जंजीर अदल हिलेगी? मेरे रियासत, ये पिसा हुआ तबका आपसे सवाल कर रहा है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।